आप कहते हैं कि धर्म और मजहब दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग है, कैसे? जमीन आसमान का अंतर है। संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, ये मजहबी किताब नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है ये तो धर्मस्ततो जय। आपके सामने अगर संविधान रखा जाता है और भगवत गीता, दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाएगा तो किसे चूज करेंगे? ये संविधान भगवत गीता से निकला है, भगवत गीता संविधान से नहीं निकला है। मनुस्मृति के बारे में लोग इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुलामी के नाम चल रहे हैं। उन वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में सड़कें हैं, मोहल्ले हैं, गलियां चल रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये जो दिल्ली है ये इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ को बसाया किसने? युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है। चीन भी गुलाम था, उसने आजाद होते पहला काम किया, गुलामी के नामो निशान मिटा दिए। नाम की तो पॉलिटिक्स हो गई। नहीं, नाम आप politics। लोगों जो कुछ मैं कहता हूँ सब कानून के हिसाब से कहता हूँ। न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, कहीं लिखा ही नहीं है। तो फिर अल्पसंख्यक हैं कौन? हाँ, यही तो आपको बता रहा हूँ। इन मुगलों के कारण भारत में रात्रि विवाह शुरू हुआ और आज भी चलता आज भी चल रहा है। वर्तमान टैक्स सिस्टम में क्या खराबी है? ये टैक्स सिस्टम पहली बात तो संविधान के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। जिन्होंने पूरे सिस्टम को तैयार किया है, फिर उनको ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? उनके अपने हिडन एजेंडा है। हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड में चल रही है, जापान में चल रही है। चीन में अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है। मैं हम तो आधुनिक अदालतों हो की गए। भी बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी इंग्लिश में ही होता है सर। आज के डेट में शिक्षक, चिकित्सक और हमारे वकील यही मोटा माल कमा रहे। भगवान कृष्ण ने क्या किया? धर्म का नाश किया। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। घटिया सिस्टम चल रहा है। भारत में 5 करोड़ केस चल रहे हैं। 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में। 5 करोड़ केस में 66% केस लैंड जमीन से विवाद का है। जब तक वो जमीन का झगड़ा चलता है तब तक मुकदमा होता नहीं है, जब तक जमीन का मामला कब्जा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे लाठी चल गई, डंडा चल गया, भाला गणासा चल गया, उसके बाद मुकदमा शुरू। कि मतलब हो क्या रहा है कि किसी गरीब के खेत पे 3 दबंग आए, ठीक है, उस पे कब्जा कर लिए खेत पे। अब वो गरीब जा रहा है थाने कि भैया देखो हमारे खेत पे 4 लोगों ने कब्जा कर लिया। थानेदार बोला हमारा काम नहीं है, जाओ अपना मुकदमा करो। ऐसा कोई कानून नहीं है जमीन का कि हम FIR कर लें। लेकिन वही गरीब अगर 2 डंडा उन दबंगों को मार दे तो उस गरीब के खिलाफ FIR हो जाए क्योंकि उसने डंडा मार दिया। ये इस देश में चल रहा है, ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था चल रही है। मैं इसी के खिलाफ लड़ रहा हूं कि भैया सिस्टम बदलो, कब तक चलेगा? देश साल में 25 लाख अकाल मौत हो रही है। 25 लाख में से 2 लाख अकाल मौत होती है लैंड डिस्प्यूट के कारण। लैंड डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि जमीन पे कब्जा करना, खेत पे कब्जा करना कोई अपराध, सीरियस क्राइम नहीं है। सरकारें क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, एक जमीन कहीं कब्जा हो गया, उसका एक बुलडोजर चला के या उसको तोड़ के फिर अपना रील वायरल करा देती हैं, हमने तो जी अतिक्रमण हटा दिया। अरे भैया, जब तक एक आप अतिक्रमण हटाते हैं ना, तब तक 1000 अतिक्रमण हो चुका होता है जमीन पे। जब तक एक अवैध निर्माण को आप तोड़ते हैं तब तक 1000 अवैध निर्माण हो चुका होता है। समाधान ये है कि आप कानून बनाइए कि जमीन पे कि जमीन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कानून बनाइए कि जमीन पे अतिक्रमण करेंगे या अवैध निर्माण करेंगे या किसी के खेत पे कब्जा करेंगे या किसी के घर पे कब्जा करेंगे तो आपको 10 से 20 साल की सजा होगी। ज्यादा अगर आप बहुत बड़े भूमाफिया हो गए तो आपकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी। ये कानून हम क्यों नहीं बना रहे? हम बस सिंबॉलिक काम कर रहे हैं कि 1000 जगह कब्जा हो गया, एक कब्जा तोड़ के उसका वीडियो वायरल करके हाँ जी हम तो कब्जा हटवा रहे हैं। हजारों जमीनों पे कब्जा हो गया, पता चला PWD की जमीन पे कब्जा हो गया, रेलवे की जमीन पे कब्जा हो गया, हाईवे की जमीन पे कब्जा हो गया, नदियों पे कब्जा, पहाड़ों पे, हर जगह कब्जा हो रहा है। उसमें से कोई एक कब्जा हटवा के उसका वीडियो बना के उसका रील बना के वायरल करा रहे, हाँ जी हम जी कब्जा हटा रहे। कब्जा हटा रहे, 1000 कब्जा हो जाता है तो एक कब्जा हटा के 999 कब्जे तो आज भी पड़े हुए, 999 अतिक्रमण तो आज भी पड़े हुए। और इस जमीन विवाद के कारण 2 लाख लोग साल में अकाल मौत हो रही है। अगर हमारा कानून ठीक हो जाए, इसको हम गंभीर अपराध घोषित कर दें तो 2 लाख लोगों में से कम 1,90,000 या 1,80,000 लोगों की जान बच सकती है। साल में 2 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
बार बार सड़क टूटती रहती है, बार बार सड़क जानबूझ के तोड़ी जाती है। पहले सड़क बनाई जाएगी, नाली नहीं बनाएंगे जिससे उस पर पानी लगे सड़क टूट जाए, फिर अगले साल नाली बनाएंगे तो उसमें सीवर लाइन नहीं डालेंगे जिससे एक बार सीवर लाइन के लिए फिर से सड़क तोड़ी जाए, टेंडर फिर हो, फिर उसके बाद एक बार बिजली का खंभा डालने के लिए, वायर डालने के लिए फिर सड़क तोड़ी जाएगी जिससे फिर टेंडर हो, फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे अब डाटा केबल डालना है यहाँ से, तो डाटा केबल के लिए सड़क तोड़ेंगे तो फिर टेंडर हो। तो मतलब 5 से 6 बार जब तक टेंडर नहीं हो जाएगा, 5 से 6 बार जब तक सड़क टूट नहीं जाएगी, तब तक संतुष्टि नहीं हो रही है। और इस करप्शन के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। भारत में करप्शन बाई डिजाइन है। ट्रेन में आप चलिए, अच्छा आप फ्लाइट में सफर करते हैं, आपको कंबल की जरूरत पड़ती है क्या, बताइए? नहीं। आप वंदे भारत में सफर करते हैं, आपको कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। आप शताब्दी में सफर करते हैं, आपको कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो फिर ये राजधानी में कंबल क्यों चाहिए? फिर बाकी ट्रेन के 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में कंबल क्यों चाहिए? अरे हम घर में कंबल थोड़ी ओढ़ते हैं, हम घर में AC चलाते तो हम तो चादर ओढ़ के सोते हैं। तो हम वही चादर, वही अगर वही टेम्परेचर जो फ्लाइट में टेम्परेचर है, जो वंदे भारत का टेम्परेचर है, जो शताब्दी का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर अगर हम राजधानी में सेट कर दें, बाकी ट्रेन के हम 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में सेट कर दें, तो हमें कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ना पड़े। अब ये गंदा वाला कंबल देते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। तो कई लोगों को अगर ज्यादा चाहिए टेम्परेचर तो नहीं, आप जरा सोचिए, ये इसके पीछे करप्शन क्या है? करप्शन ये है कि चद्दर खरीद 200 रुपए का मिलता है। ओह माय गॉड, इसमें भी करप्शन। हाँ, तो चद्दर का अगर 20% आपने कमीशन लिया तो 40 रुपए हुए। कंबल 2000 का मिलता है तो कंबल का 20% कमीशन कितना हुआ? ये सिर्फ राजधानी में ही है? 400 नहीं, सारी ट्रेनों में। अच्छा, सारी ट्रेनों में कंबल मिल रहा है, अभी भी दिया जा रहा है। अब इस करप्शन के पीछे नेशनल लॉस कितना है समझिए आप। डॉक्टर कहते हैं कि टेम्परेचर जो है, एसी का टेम्परेचर 24 से लेके 30 रखना चाहिए, ये डॉक्टर कहते हैं। और दुनिया के कई देशों में है, जापान में 27-28 डिग्री रखते हैं, रूस में 27-28 डिग्री रखते हैं, हर जगह एसी रखा जाता है। उससे 2 फायदा होते हैं, एक आपकी बिजली की कम खपत होती है, दूसरा बीमारी के कम चांस होते हैं। अभी क्या हो रखा है कि इस कंबल के कमीशन के चक्कर में पहले टेम्परेचर कर देंगे 16 डिग्री जिससे आपको ठंडी लगे, और फिर आपको कंबल दिया जाए, बोले कंबल ओढ़ लो। अब घटिया कंबल कभी धुलता है नहीं, वो पता चला कितने लोग आके, किसी को खसरा हुआ, किसी को खुजली हुई है, किसी को क्या क्या हुआ है पता नहीं, किसको क्या बीमारी है, आके उसको ओढ़ ओढ़ के निकल गए, और फिर वही कंबल दूसरे को ओढ़ना पड़ता है। ये सिस्टम करप्शन बाय डिजाइन, ये करप्शन है कि मतलब आपको सड़क एक बार में नहीं बनाएंगे, 4-5 बार बनाएंगे। एक बार नाली बनाएंगे, एक बार बिजली का खंभा डालेंगे, एक बार डाटा केबल डालेंगे, एक बार सीवर लाइन डालेंगे, फिर जाके वो सड़क कंप्लीट होगी। ये करप्शन बाय डिजाइन है, और इसके कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। फर्जी केस के कारण और तारीख पे तारीख के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। फर्जी केस ऐसे हो रहा है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में श्रीवास्तव परिवार का कुछ पैसे का लेन देन था, उसके ऊपर फर्जी SC ST का केस लगा दिया, 3 परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी रेवाड़ी में एक यादव परिवार, उसके ऊपर जबरदस्ती SC ST का केस लगा दिया, आत्महत्या कर लिया। मतलब लोग किराया बढ़ाते, बोले भाई एक काम करो, साल भर हो गया, अब किराया बढ़ाओ, किराया नहीं बढ़ाते, बलात्कार का केस लिखवा देते। बोले जी एक काम करो, साल भर हो गया, अब घर खाली करो, फर्जी SC ST केस, फर्जी बलात्कार का केस हो जाता है। जमीन लोग बटाई पे देते हैं, बोले एक काम करो भाई, बहुत बटाई हो गई, अब हम अपनी खुद ही खेती करेंगे, अब छोड़ दो, लो जी फर्जी केस। ये घटिया सिस्टम है। ना हमने फर्जी शिकायत को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया, ना हमने फर्जी FIR को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया, न पुलिस वाले जो पैसा ले लेके फर्जी जांच कर देते हैं, उस फर्जी जांच को हमने सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया, न लोग फर्जी गवाह खड़ा कर लेते हैं, न हमने फर्जी गवाही को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया। लोग फर्जी दूसरों की जमीन लिखवा लेते हैं फर्जी वसीयत बनवा के, न हमने फर्जी वसीयत बनाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया। लोग फर्जी मार्कशीट बनवा रहे हैं, नौकरी ले लेते हैं, ना हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को। तो लोग फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, फर्जी। जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आम पब्लिक तो फंसी रही है ना, जो अदालतों में जा रही है तो वही हरास हो रही है। मैंने कहा ना, कानून मंत्रालय, कानून बदलना कानून का काम है। और जिन देशों ने नियम कानून और सिस्टम को बदला वो चीन, जापान, सिंगापुर बन गए। जिन देशों ने नहीं बदला वो भारत बना हुआ है, और जिन देशों ने और आंख बंद कर लिया वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, आपको मान लीजिए चीन, जापान, सिंगापुर में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 2 लाख की नौकरी मिले, आप कहां जाएंगे? कौन जाएगा अफगानिस्तान? नहीं जाएंगी ना, बांग्लादेश नहीं जाएंगी ना, अफगानिस्तान नहीं जाएंगी ना, पाकिस्तान नहीं जाएंगी। भले डबल सैलरी मिल रही है, कम सैलरी में भी आप सिंगापुर चली जाएंगी,
जापान चली जाएंगी, अमेरिका चली जाएंगी, यूरोप चली जाएंगी, नीदरलैंड चली जाएंगी, डेनमार्क चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको सुरक्षा चाहिए। आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो गया, अब आपके लिए प्राइमरी क्या हो गया? सेफ्टी, सिक्योरिटी। जबकि यहां ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप ज्यादा विकास कर सकती हैं, ज्यादा लग्जरी गाड़ी खरीद सकती हैं। पाकिस्तान में सैलरी डबल है ना, अफगानिस्तान में तो आप ज्यादा महंगे कपड़े खरीद सकती हैं, ज्यादा मॉडर्न चीजें कर सकती हैं ज्यादा। लेकिन आप वहां नहीं जा रही हैं, क्यों? क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं। यस, मेरा भी यही कहना है, विकसित भारत से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित भारत बनाना। विकसित देश से पहले ज्यादा जरूरी है सुरक्षित देश बनाना। और सुरक्षित देश वो अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान से नहीं होता। देश ब्रह्मोस मिसाइल से सुरक्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें बाहर से बहुत कम खतरा है, हमें ज्यादा खतरा अंदर से है। हम बाहर निकलते हैं, हमको लगता है पता नहीं कोई आकर रोड पे मार दे, कोई नशेड़ी आएगा, हमें रोड से कुचल चला जाएगा। हमें डर लगता है यार पता नहीं कल को क्या हो जाएगा, कोई फर्जी हमारा जमीन कोई नहीं लिखवा ले। हमें डर लगता है किराए पे मकान देने पे, अरे हमारे मकान पे कब्जा ना हो जाए। हमें डर लगता है खेत बटाई पे देने की, यार वो बटाई जिसको हमने दे दिया वो कहीं कब्जा कर ले, खेती ना छोड़े। हमें डर लगता है कि भैया कोई बात हो जाएगी, पता चला बात कोई और है, केस कोई और दर्ज हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, इसको तो कानून मंत्रालय को बदलना है, कानून मंत्रालय का काम है। दुर्भाग्यवश देखिए, बाकी सारे मंत्रालयों की चर्चा होती है, वित्त मंत्रालय ये कर रहा है, उद्योग मंत्रालय ये कर रहा है, ये मंत्रालय, लेकिन शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है और कानून मंत्रालय क्या, उस पर चर्चा नहीं होती। जैसे शरीर का भौतिक विकास होता है, राइट, आध्यात्मिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। जब सभी तरीके का विकास होता है उसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, और उसी को ठीक माना जाता है। एक व्यक्ति 6 फीट का हो लेकिन चरित्र का बेकार हो, झूठा हो, मक्कार हो, जासूस हो, गद्दार हो, तो बेकार है ना। वैसे कोई भी देश अच्छा तब माना जाता है जब उसका भौतिक विकास भी हो, चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सुरक्षित हो। तो हाईवे बनाना क्या भौतिक विकास, एयरपोर्ट बनाना भौतिक विकास, वंदे भारत चलाना भौतिक विकास, जो और भी चीज, मतलब आपका वित्त मंत्रालय भौतिक विकास करता है, आपका वाणिज्य मंत्रालय भौतिक विकास करता है, परिवहन मंत्रालय आपका भौतिक विकास करता है, उद्योग मंत्रालय आपका भौतिक। देश का जो चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक विकास करता है वो 2 मंत्रालय है, कानून मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय शिक्षा में संस्कार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाता है। कानून मंत्रालय कठोर कानून बना के असुरक्षा को खत्म करता है। जैसे कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है, एक हाथ नीचे रखता है और उसको उठाता है अंदर से मिट्टी को, दूसरा हाथ दबाता है, पट 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 मारता रहता है। ये हुआ ना, ये है शिक्षा मंत्रालय, ऊपर उठा रहा है, ये कानून मंत्रालय उसको दबा रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, 4 वाक्य बोलते हैं ना। हम लोग कभी नहीं बोलते हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, गैर, ऐसा कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं हिंदुओं की जय, धर्म की जय हो। शिक्षा मंत्रालय धर्म की जय करता है, कानून मंत्रालय अधर्म का नाश करता है, समाज धर्म की जय करता है, सरकार अधर्म का नाश करती है, शासन अधर्म का नाश करता है। समाज का काम है धर्म गौशाला बनाना, शासन का काम है गाय खाने वालों को जेल में डालना। समाज का काम है मंदिर बनाना, शासन का काम है मंदिर में चोरी करने वालों को जेल में डालना। धर्म की जय, अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। जब तक आप अधर्म का नाश नहीं करेंगे, जब तक आप घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरता, लफ्ज़िहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, इसके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश नहीं होगा तो धर्म की जय नहीं होगी। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश जरूरी है। और हमारे जो भगवान विष्णु के अवतार हुए वो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की जय करने के लिए थोड़ी हुए। भगवान राम का अवतार वो माता सीता को खोजने के लिए थोड़ी हुआ था। भगवान राम का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए अयोध्या से लेके और लंका तक उन्होंने हजारों राक्षसों को मारा। भगवान कृष्ण का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए मथुरा से लेके और मणिपुर तक उनकी यात्रा, भगवान राम की यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है, भगवान कृष्ण की यात्रा पश्चिम से पूरब होती है। और उस मथुरा से लेके मणिपुर तक उन्होंने हजारों राक्षसों को मारा और बाकी जितने बच गए थे उनको कुरुक्षेत्र में बुला के पिटवा दिया, खत्म करा दिया, जो धर्म युद्ध हुआ।
भगवान परशुराम ने क्या किया? अधर्म का नाश किया। भगवान राम ने क्या किया? अधर्म का नाश किया। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अधर्म का नाश पर किया। वो राम के संस्कार कहाँ से आएंगे? हाँ, क्योंकि आप और मैं ही सिस्टम में जाएंगे। राम- अगर हम ही बेईमान हैं तो हम जाके वही करेंगे। राम का संस्कार आएगा शिक्षा से। मैंने आपको पहले ही कहा, राम का संस्कार तब आएगा जब आप स्कूलों में रामायण पढ़ाएंगे। भगवान कृष्ण का संस्कार तब आएगा जब आप स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाएंगे। हमारे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये बच्चा तब सीखेगा जब आप स्कूलों में वेद पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे। वो तो आप पढ़ा ही नहीं रहे। उसको आप प्राइमरी से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये क्या पढ़ा रहे? सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, जी फॉर गोट। तो अरे हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम थी, और इसीलिए हमारे नालंदा, आप मुझे बताइए पूरी दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटी को जलाया गया? हमारी यूनिवर्सिटी को जलाया गया। चोरी, आप दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, चोरी झुग्गी बस्ती में होती है या बड़े बड़े घरों में होती है? बड़े बड़े घरों में होती है। चोर डकैत झुग्गी बस्ती में थोड़ी जाएंगे चोरी करने, वो बड़े घरों में जाएंगे। पूरी दुनिया के लुटेरे भारत क्यों आए? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। पूरी दुनिया, अंग्रेज भी यहीं आ गए, मुगल भी यहीं आ गए, वो चंगेजी भी इधर आ गए, मंगोलियन भी यहीं आए, सब यहीं आए। क्यों? उनको खबर लग गई, भैया इधर सोने की चिड़िया है, चलो खूब सोना लूटो, सब कुछ है, ज्ञान भी है, ये धर्म भी है, सब कुछ है, वहां से कुछ लूट पाट के ले आओ। हाँ, जब दुनिया में सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, हमें दुनिया को नहीं देखना है। और आपको मैं बताऊं, आज की डेट में जो सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था जापान की मानी जाती है और फिनलैंड की मानी जाती है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिनलैंड में चल रही है, जापान में चल रही है। दुनिया में हमारी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी। हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम थी। दुर्भाग्यवश शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इन तीनों में हम बहुत पीछे हो चुके हैं। तीनों का केवल कारोबार हो रहा है। वास्तव में जो ये निस्वार्थ भाव से शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था चलती थी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती थी, वो नहीं चल रही है। हमारे देश में पहले शिक्षक, चिकित्सक और पंच परमेश्वर न्याय किया करते थे, वो बिल्कुल गरीब हुआ करते थे, सामान्य हुआ करते थे। आज के डेट में शिक्षक, चिकित्सक और हमारे वकील यही मोटा माल कमा रहे, करोड़पति अरबपति हो रखे हैं। कोई 100 करोड़ टैक्स दे रहा है, कोई 200 करोड़ टैक्स दे रहा है, ये सब चल रहा है, तगड़ा काम चल रहा है। हॉस्पिटल भी जो है एकदम, और इसका हम दुष्परिणाम झेल रहे हैं। दुष्परिणाम कैसे झेल रहे हैं? हमारे देश में तो सिजेरियन नाम का कोई चीज ही नहीं था। जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चों का ऑपरेशन डिलीवरी होती थी। ऐसा क्या हो गया कि आज की डेट में 80% डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हो रही है, ऑपरेशन से हो रही है? क्यों? कहाँ गया? हमारा भारत था ना। अरे यहाँ तो 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते, 8 भाई 4 बहन, 3 भाई 5 बहन 4, ऐसे से भी तो होते थे। कभी नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो गया? बड़े प्लान्ड वे में पहले महीने ही जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, कह दें, डॉक्टर कहेगा काम मत करना, आराम करो, बस तुम्हें आराम ही करना है, और आराम करते हुए टीवी देखते रहो। अब केवल आपने आराम किया, फिजिकल एक्टिविटी खत्म, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म, और देखना क्या? दिन भर टीवी, सास बहू और साजिश, या दुनिया भर की और चीजें। तो जो बच्चा अंदर है वो भी वही दुनिया भर की बकवास चीजें, फालतू वाली चीजें देखेगा, वही सुनेगा। और इस पर भी चिंता होना चाहिए कि हिंदुओं में 80% डिलीवरी सिजेरियन की हो रही है, और एक्स हिंदुओं में 80% नॉर्मल की हो रही है। इसके ऊपर भी चिंता होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। मतलब अगर हॉस्पिटल में जाते हैं दूसरे धर्म के लोग तो उनको फोर्स नहीं किया जाता? मैंने आपको एक सेंटेंस में बता दिया, हिंदुओं की 80% डिलीवरी, हिंदुओं की 80% डिलीवरी सिजेरियन, एक्स हिंदुओं की 80% डिलीवरी नॉर्मल। एक्स हिंदू मानेंगे वो? ये मेरा शब्द, ये मैं एक्स हिंदू ही कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई अरब, दुबई, कुवैत का तो कोई बचा नहीं है, मंगोलिया से कोई है नहीं अब यहाँ पे। तो जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, हाँ, ये कितनी बड़ी समस्या है भारत में? देखिए, भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें, उसमें 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब 100% बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद। साल में 3.5 लाख बहन बेटियां हमारी लव जिहाद का शिकार हो रही है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का दूसरा कारण है धर्मांतरण। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है।
डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का तीसरा कारण है लैंड जिहाद। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा है, 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया हुआ है। भारत का चौथा जो ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है घुसपैठ के कारण। इसके ऊपर भी मेरी पीआईएल है। 5 करोड़ घुसपैठिए ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं। अच्छा। और पूरे पूरे देश में फैल चुके हैं वो। मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को नहीं बसा दिया गया है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस इसके कारण हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इम्बैलेंस हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हो रहा है। इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से 45 लगभग 50% हिंदू हैं, 50% एक्स हिंदू हैं। तो ये आने वाले 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, अभी आपका रेशियो, चलो आपके नोएडा का रेशियो भले 80-20 हो या 90-10 हो, लेकिन आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें 50-50 का रेशियो है। तो 15 से 20 साल के बाद एकदम वो जो रेशियो पूरा आपको बदला मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। मेरा मानना है कि जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है इससे विभाजन हो जाता है। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं। वो इसलिए हुए क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। जहां जहां डेमोग्राफी बदली वो टुकड़ा निकलता गया और 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए, वो भी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हुए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, वो भी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हुआ। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, वो भी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हुआ। मणिपुर में रोज अशांति फैली हुई है, उसका भी मूल कारण डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है। तो जैसे ही जी हिंदुओं की संख्या कम होती है, एक्स हिंदुओं की संख्या बढ़ती है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे केरल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो करगिल हो, जैसे ही हिंदू कम हुआ, एक्स हिंदू बढ़ा, तो वहां पे अशांति शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़िया आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव बूथों की लिस्ट होती है। तो जहां हिंदू 90% है वहां वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन जहां हिंदू 50% हो जाते हैं वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है। वहां अलग से पुलिस लगानी पड़ती है, सीआरपीएफ लगानी पड़ती है, सेना की टुकड़ी लगानी पड़ती है। तो ये आप समझ सकती हैं कि हिंदुओं के कम होने से, जहां हिंदू ज्यादा है वहां दंगे कम है, जहां हिंदू कम हो जाते हैं दंगे शुरू हो जाते हैं, जहां हिंदू कम होते हैं वहीं पे दुनिया भर की और अशांति, क्राइम बढ़ना शुरू हो जाता है और भी। तो ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो हो रहा है, इसको रोकने का तरीका यही है, कानून बदला जाए। लव जिहाद, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, और लव जिहाद, धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने, इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाए, तभी बात रुकेगी। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इसका एक ही तरीका है, हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही। लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, उसकी सिटीजनशिप खत्म करें, कम से कम 10 साल के लिए सुविधाएं रोक दें, और जैसे चाइना में। हाँ, जैसे चाइना में सिटीजनशिप खत्म मतलब सब सुविधा खत्म। और उसके बाद कम से कम 10 साल के लिए जेल में भेजने की व्यवस्था करें, तब जाके रुकेगा। हाँ, ये आप भाई देखिए समस्या क्या हो रही है। हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। मतलब 4-5 कुर्सी हमारे पास 2 है, बैठने वाले 20 है। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है और जनसंख्या हमारी 20% है। तो 4 गिलास पानी है और पीने वाले 20 है। तो अगर समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए तो भारत की 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सरकार 2 करोड़ घर बनाती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 लेन की सड़क बनाती, 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है इसका मूल कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो मिलावटखोरी बढ़ रही है, दूध नकली, घी नकली, तेल नकली, फल नकली, सब्जी नकली, सब कुछ मिलावटी। क्यों? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा क्यों? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इस पॉपुलेशन, भारत में जो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है साल में, उसका मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रोकने का तरीका वही चीन ने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाया और 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों की सिटीजनशिप खत्म करने का कानून बनाया। चीन विश्व गुरु बन गया, विश्व महाशक्ति बन गया, एकला चलो रे वाले रास्ते पे है। आज सब चीन के सामने थरथरा रहे। क्यों? क्योंकि चीन ने कठोर कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, आने नहीं दिया। और यहाँ कह रहे हैं ये तो ऊपर वाला पैदा कर रहा है, ऊपर वाला पैदा कर रहा है। बच्चा ऊपर वाला पैदा कर रहा है और गरीबी नीचे वाला दे रहा है, भूखमरी नीचे वाला दे रहा है, कुपोषण नीचे वाला दे रहा है, बीमार हो जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड चाहिए, वो भी नीचे वाले से ही चाहिए। ये जो चल रहा है, कानून बदलना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अच्छा, अब एक एक लाइन में मैं आपसे आंसर चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियर थे आपने वकालत क्यों चुनी? भारत की समस्याओं का समाधान या तो संसद से होगा या सुप्रीम कोर्ट से होगा। संसद में जाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए हमने वकालत करके सुप्रीम कोर्ट आ गए। अच्छा, आपको PIL मैन क्यों कहा जाता है?
वो गगोई साहब उस समय सीजीआई थे, उन्होंने एक दिन बोल दिया यस मिस्टर पीएल मैन, उसके बाद वो पीएल का नाम पड़ गया। और शायद ये भी कारण है कि पीएल का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, 250 पीएल हो चुकी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप पर ये भी आरोप लगता है कि आप हर मसले को एक धर्म की दृष्टि से देखते हैं, रिलीजन की दृष्टि से देखते हैं। नहीं, हम तो धर्म की दृष्टि से देखते हैं, रिलीजन की दृष्टि से तो लोग दूसरे लोग देते हैं। धर्म की जय होना चाहिए और धर्म के हिसाब से काम होना चाहिए। हम लोग अधर्म को रिलीजन के नाम पे जस्टिफाई कर देते हैं। मैं अधर्म के खिलाफ हूँ, किसी रिलीजन मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई रिलीजन अधर्म को प्रमोट कर रहा है, कोई मजहब अधर्म को प्रमोट कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, क्योंकि आप अदालत के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं, जजेस के खिलाफ भी आपने काफ़ी कुछ कहा है, तो जब आपका आमना सामना होता है तो क्या रिएक्शन उनका होता है? नहीं, हम कभी इंडिविजुअल जज के बारे में नहीं बोलते। हम तो अपनी जो सिस्टम है उसके बारे में बोलते हैं। और आज तक ऐसा कभी कुछ फेस नहीं हुआ है। हमने जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में बहुत बोला है, जुडिशियल चार्टर के बारे में बहुत बोला है, लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई हमें तो आज तक कोई अनकंफर्टेबल ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हम बाहर जो बोलते हैं सबको पता है। देखिए, अगर आपका एजेंडा कुछ हिडन हो, आपके मुंह से कुछ और निकल रहा है और आपका एक्चुअली पीछे की सोच कुछ अलग है, तो उसको जो जजेज हैं पहचान जाते हैं। हमें इसलिए कभी दिक्कत नहीं होती, सबको पता है कि यार ये जो इसके दिल में है वही इसके जबान पे है और दिल इसका अच्छा है। सब इस बात को जानते हैं कि मेरा एक्शन गलत हो सकता है लेकिन मेरा इंटेंशन सही है। मेरी पीआईएल के ग्राउंड कुछ गलत हो सकते हैं, मेरी प्रेयर गलत हो सकती है लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं होता। इंटेंशन हमेशा राष्ट्र प्रथम, धर्म प्रथम, भारत प्रथम, भारत के नागरिक प्रथम, मेरा इंटेंशन वही होता है। हाँ, उसमें मैं ड्राफ्टिंग में कोई कमी रह जाए, भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, हमसे भी गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चूँकि हम ज़्यादा वहीं जाते हैं, हाई कोर्ट के जज, उनको पता है कि अश्विनी उपाध्याय का एक्शन हो सकता है कुछ गलत हो जाए, इंटेंशन सही है, इसलिए हमें आज तक कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। अच्छा, अदालतों में कुछ एक बदलाव करने को मिले, आप क्या करेंगे? मैं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करूंगा। ओके। और दूसरा काम करूंगा, ये जो आंख पे पट्टी पड़ी हुई है वो वाली मूर्ति हटा के रानी अहिल्याबाई होलकर की मैं मूर्ति पूरे देश में लगवाऊंगा। भाई हमारे देश में ऑलरेडी न्याय की देवी है रानी अहिल्याबाई होलकर, उन्हीं की मूर्ति सारी अदालतों में लगनी चाहिए, न कि जो विदेशी न्याय की देवी लेडी जस्टिसिया की मूर्ति या किसी और की लगनी चाहिए। दूसरा, मैं जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहता हूं इस देश में, कि चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, टैक्स का मैटर हो, घरेलू मामला हो, कुछ भी मामला हो, मुकदमे की सुनवाई 1 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, फैसला 1 साल में आ जाना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक तौर पर, मतलब पॉलिटिक्स में अगर कुछ बदलाव करने को मिले तो एक बदलाव क्या करेंगे आप? पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत है मिनिमम आपके हर चीज के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट है। मेरा मानना है कि वो होना चाहिए। अगर शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, टीईटी, तो फिर शिक्षा मंत्री के लिए भी कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक पढ़ा लिखा हो और शिक्षा मंत्री अनपढ़ अनाड़ी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लर्क तो पढ़ा लिखा हो और वित्त मंत्री अनाड़ी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वकील तो समझदार हो और आपका कानून मंत्री अनाड़ी हो। ये नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और अब समय आ चुका कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय हो कि प्रत्येक सांसद और विधायक के लिए प्रत्येक संसद के सत्र में कम से कम एक सवाल पूछना अनिवार्य किया जाए, एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना अनिवार्य किया जाए, कम से कम एक सुझाव देना अनिवार्य किया जाए। अभी क्या हो रहा है, और कम से कम 75% अटेंडेंस अनिवार्य किया जाए। ये करना बहुत जरूरी है। आते नहीं, 5% अटेंडेंस है, 8% अटेंडेंस, संसद में आते नहीं, बस सांसद बन गए, विधायक बन गए, आते नहीं है, वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले रहे हैं, जो काम करना चाहिए वो काम करते नहीं है, फिर भी लिए जा रहे हैं। वो रोकने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप आए। थैंक यू सो मच।